दोस्तों नमस्कार। जीवन खन्ना आस्क जीवन खन्ना चैनल से और आज मैं एक टॉपिक लेने जा रहा हूं जो हट के है। नॉर्मली अभी तक मैंने जो टॉपिक्स लिए हैं वो यूट्यूब और फेसबुक के लिए हैं जो आप सबने देखा है और अच्छे से उसको सराहा भी है। आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक लेने जा रहा हूं कि ऑनलाइन पासपोर्ट कैसे अप्लाई किया जाता है। आप कहेंगे ये मेरा बिजनेस, ये कैसे इस तरफ चले गए, तो ये मेरा अपना ओन बिजनेस है। तो इसके बारे में क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है और उस अनुभव को ही मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं और ये कंफ्यूजन्स को हम दूर करते हैं कि पासपोर्ट को हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। एक सिंपल एंड अच्छा तरीका है, जल्दी से हम पासपोर्ट बनाना सीख सकते हैं। ये अप्लाई कैसे करना है, अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, इसकी सारी जानकारी अब हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। देखते हैं गवर्नमेंट के ऑथराइज वेबसाइट्स कौन सी है। तो हम गूगल पे आते हैं, गूगल पे जाके हम टाइप करते हैं पासपोर्ट, क्योंकि नॉर्मली हमें सब कुछ पता नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं जो ऑथराइज लिंक है वो नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप सिंपली टाइप कीजिए पासपोर्ट अप्लाई। पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे देखें कि ये लिखा आ रहा है passportindia.gov.in। ये ऑथराइज वेबसाइट है जिसके ऊपर हमने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। तो लिंक फिर भी अगेन मैं कमेंट बॉक्स में आप जाके कर सकते हैं। तो मैं पासपोर्ट अप्लाई के अंदर आया और ये जितना पॉपअप जो खुला है ये हमें फेक वेबसाइट से अलर्ट कराता है और मैं भी आपको अलर्ट करा रहा हूँ कि आप फेक वेबसाइट्स पे ना जाएं, जो ऑथराइज गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसी के ऊपर जाएं। तो यहाँ से हम इसको पॉपअप को बंद करते हैं और सबसे पहला जो काम है हमारा वो रजिस्टर करना होता है। हमें पासपोर्ट जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसके ऊपर हमने रजिस्ट्रेशन करना है। तो मैं एक पासपोर्ट अप्लाई कर रहा हूँ जो एप्लीकेंट का है। तो रजिस्टर के अंदर हम गए, रजिस्टर में अपने करने के बाद यहाँ पर हमारा एक इंटरफेस इसी तरीके से खुलता है। इंटरफेस के अंदर हमने देखना है कि किस तरीके से जो ऑथराइज इंटरफेस है वो हमारा किस रूप में है। तो मैं साथ के साथ साथ आपको अपना स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं जिससे कि आपको समझ बनी रहे। तो थोड़ा सा इसको हम और मिनिमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो पहला जो काम है यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस को हमें सेलेक्ट करना है कि पासपोर्ट ऑफिस कौन से के अंदर अप्लाई, यानी जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे आप देखें कि किस जगह आपने अप्लाई करना है। तो यह मैंने इसको क्लिक किया, CPVC नहीं, आपने पासपोर्ट ऑफिस के ऊपर करना है क्लिक। यहाँ पे अपना देखिए, यदि आप नोएडा रहते हैं तो आप देखिए कि वो उसका जो ज्यूरिडिक्शन पड़ता है वो गाजियाबाद पड़ता है। दिल्ली रहते हैं तो सिर्फ एक दिल्ली है। यदि आप जयपुर रहते हैं, उसके आसपास रहते हैं तो जयपुर है। यानी आप अपना एड्रेस देखना है कि किस जगह पे है। तो हमने, क्योंकि ये जो एप्लीकेंट है वो नोएडा का है, तो इसके नोएडा एप्लीकेंट का जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है वो गाजियाबाद है। हम गाजियाबाद, क्योंकि एक बार जब आप पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। दूसरा नाम, इसका एप्लीकेंट का नाम हम भरते हैं गंगा, कैपिटल में रहें तो इजी है कि हमें सेलेक्ट करना आसान हो जाता है, गंगा। अब यहाँ तीसरी जो बात पूछ रहा है, डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी योर सेम ईमेल आईडी। तो यानी कह रहा है कि जो आपकी ईमेल आईडी है, हम इसे गंगा कुमार, इसका पूरा नाम भरा, उसके बाद मैंने ईमेल आईडी भरी GANGAA.KUM, इसका जो ईमेल आईडी है kkumar@gmail.com। तो अब इसके बाद, क्योंकि ये जीमेल आईडी के ऊपर हमारा OTP जाता है, ये तो अब इसकी यहाँ पूछ सकते हैं कि इतना बड़ा आप इसे लॉगिन आईडी रखना चाहते हैं, तो हम कई बार नो भी कर सकते हैं, यस भी कर सकते हैं, नो भी। तो लेट्स से कि मैं नो किया तो मुझे लॉगिन आईडी बनानी पड़ेगी अपनी। तो मैं अपनी लॉगिन आईडी बना रहा हूँ गंगा, जिससे कि मैं उसको इतनी बड़ी ना लिखकर इतना ही रख दे। तो चेक अवेलेबिलिटी आप कर सकते हैं। उसने देखा कि लॉगिन आईडी अवेलेबल है। लॉगिन अवेलेबल करने के बाद यहाँ पे आपने पासवर्ड भरना है। पासवर्ड के अंदर सबसे पहला जो लेटर हो वो कैपिटल में हो, उसके बाद बाकी छोटे हों। तो पासवर्ड आपको जैसे पता ही है, लाइक आपका पासवर्ड गंगा कुमार के नाम से बनाना चाहते हैं तो G आप कैपिटल करें, बाकी GANGA @ कर लें या कुछ और स्पेस डाल के उसके बाद कोई एक 4 अक्षर का डाल दें। तो मैंने बना लिया कि G कैपिटल ANGA @123। उसके बाद हम इसको साइन अप कर सकते हैं। जैसे हम साइन अप करते हैं तो एक OTP हमारी ईमेल के ऊपर उसने भेजा है, तो हम ईमेल के ऊपर जाएंगे। आते हैं ईमेल में, हम OTP हमें चाहिए था। OTP के लिए जैसे ये ईमेल उनकी तरफ से इनिशिएट होती है, तो इसका OTP इसने दिया है 1270। वापसी आते हैं, यहाँ पे हम 1270 जो ईमेल था वो हमने इसको क्लियर किया, तो इसने बोला योर PSP अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। बैक टू लॉगिन पे आते हैं और लॉगिन आईडी में जाते हैं। लॉगिन आईडी थी मेरी GANGAA.K
ये मेरी लॉगिन आईडी थी। हमेशा आप किसी पेज या पेपर पे पासवर्ड लिख कर रख लें, क्योंकि ये लॉगिन आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी लॉगिन आईडी पासवर्ड यदि खो जाती है तो इसको रिट्रीव करना बड़ा मुश्किल होता है। इसको जब तक आपका पासपोर्ट नहीं आ जाता, इस लॉगिन आईडी को और पासवर्ड को हमेशा आप ध्यान रखेंगे तो ये कॉशियस रहेगा। तो इसके बाद इसने कहा कि आप अपना पासवर्ड से लॉगिन कीजिए, तो मैं पासवर्ड से लॉगिन करते हैं इसको। पासवर्ड से लॉगिन किया, साइन इन किया। साइन इन करने के बाद अब जो हमसे इन्फॉर्मेशन ही मांग रहा है यहाँ पे हमारा इसने जो फेस यानी इसका जो इंटरफेस है वो इसने खोल दिया। तो हम इस तरफ थोड़ा सा फ्रेश पासपोर्ट और री इशू ऑफ पासपोर्ट, हमने सिर्फ इसी तरफ आज हम बात करेंगे। बाकी जो चीज़ें इसकी तरफ हमें कहीं भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए जो मेन चीज़ है वो फ्रेश पासपोर्ट और री इशू ऑफ द पासपोर्ट वाली बात है। तो हम फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे अगेन हमें याद दिला रहा है कि क्या गलती से भी आप सोचें कि आपने सोचे कि मैंने आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले या 20 साल पहले कभी पासपोर्ट अप्लाई किया था, तो वो खो गया, मिल नहीं रहा, चलो मैं नया अप्लाई कर दूँ। बिल्कुल ये गलती ना करें। जब तक लाइफ में एक बार जब भी अप्लाई यदि आप कर चुके हैं और आपके पास पासपोर्ट नंबर भी नहीं है, तभी भी आपको जाके आरपीओ में जाके अप्लाई करके पूछना पड़ेगा कि मेरा पासपोर्ट नंबर क्या था। कभी भी इस चीज़ को याद रखें, ये बड़ा कॉशियस है। आप सोचें कि मेरे पास तो अब तो पासपोर्ट खो गया है, पुराना है, याद नहीं है, मैं नया अप्लाई कर दूं, ऐसी गलती आपने कभी भी नहीं करनी है। यहाँ पर हमेशा एक कॉशियस अगेन मैं आपको दे रहा हूँ। तो यदि आपने ज़िंदगी में कभी भी पासपोर्ट अप्लाई किया है, इस कॉलम को ज़रूर भरें। हमने क्योंकि नया अप्लाई के लिए जा रहे हैं, हम स्किप के लिए करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो क्योंकि इसने पासपोर्ट सेवा केंद्र पहले से ही गाजियाबाद लिया हुआ है, तो गाजियाबाद पहले से सिलेक्टेड है। अब यहाँ चेंज आप कर भी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में अब यहाँ अगेन हमसे पूछ रहा है कि आपने जो प्रेस अगेन आपको बात याद दिला रहा है कि फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं या री इशू कर रहे हैं। री इशू मीन्स एक बार आपके पास कहीं पे भी लाइफ में इशू हो चुका है, अब आप उसको नया लेना चाहते हैं, तो दैट कम्स अंडर री इशू। उसके बाद आपने, क्योंकि मैं नई पहली बार ही अप्लाई कर रहा है एप्लीकेंट, तो फ्रेश पासपोर्ट में अप्लाई करेंगे। नॉर्मल में जाएंगे, 36 पेजेस में जाएंगे। 60 पेजेस उस लोगों के लिए होता है जहाँ पे हमें बहुत सारा फ्रीक्वेंट ट्रैवल करना होता है। और ध्यान देखें, दूसरा ही ऑप्शन हमें यहाँ पे भी दे रहा है, तत्काल। यानी नॉर्मल में अप्लाई करना है, तत्काल यानी जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस जब आपके पास ज़्यादा रहते हैं और आपको कोई अर्जेंसी है, आपको नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ में पासपोर्ट चाहिए, तो आप यहाँ तत्काल का ऑप्शन ले सकते हैं। तत्काल के लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं यहाँ पे नॉर्मल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। बाकी तत्काल की जानकारी हम बाद में आपको दे दी जाएगी। अब हम सेव एंड नेक्स्ट में आते हैं। अब यहाँ हमसे पूछ रहा है कि हमारा नाम क्या है, तो नाम जो एप्लीकेंट का है वो है GANGA। उसके बाद उसका सरनेम है, यहाँ पे भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि एक बार नाम अप्लाई करने के बाद यदि हम भर देते हैं तो चेंज होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो गंगा कुमार उसका एप्लीकेंट का नाम है। जेंडर हमने सेलेक्ट किया, मेल सेलेक्ट किया। हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स, एलियास यानी किसी और नाम से जाने जाते हैं, लाइक गंगा, कभी पप्पू कहीं डॉक्यूमेंट बेस में है तो सिर्फ बुलाना घर पे है, उससे इसकी कोई मान्यता नहीं है। अब दूसरा बात यह, हैव यू एवर चेंज योर नेम, ये खासकर उन लेडीज़ के लिए एप्लीकेबल होता है जो शादी के बाद अपना नाम चेंज कर लेते हैं। लाइक मीनू, पहले शादी से पहले उसका नाम था मीनू वर्मा, अब शादी के बाद क्योंकि कास्ट चेंज हो जाती है तो मीनू शर्मा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे आप ज़रूर लिखेंगे उसको कि मेरा नाम मीनू वर्मा से बदलकर अब मीनू शर्मा हो गया है। तो ये खासकर लेडीज़ के लिए, जो लेडीज़ एप्लीकेंट्स होती हैं, शादी में के बाद अक्सर नाम चेंज हो जाता है, या हम खुद भी नाम चेंज कर लेते हैं। मानो कि मेरा नाम पहले गंगा वर्मा था, अब मैंने गंगा शर्मा कर दिया है, तो तब यहाँ ज़रूर यहाँ पे आप यस करेंगे। अदरवाइज़ आप नो करके आप आगे बढ़ सकते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आप डेट ऑफ अप्लाई करें 03, इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं एग्जैक्टली भर रहा हूँ, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ थी। प्लेस ऑफ बर्थ, इसका जो डेट ऑफ बर्थ था वो दरभंगा, DARBHANGA। तो स्पेलिंग का भी ध्यान रखें, क्योंकि पासपोर्ट में एक बार प्लेस ऑफ बर्थ जब अप्लाई हो जाता है तो उसके बाद हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस यानी शादीशुदा है या नहीं है, तो अभी क्योंकि वो सिंगल है तो इसलिए हम इसको सिंगल कर देते हैं। क्योंकि यहाँ सिर्फ प्लेस ऑफ बर्थ
विलेज, टाउन या सिटी मांगा गया। आप कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि इसका विलेज होता है तो और विलेज तक जा सकते हैं, टाउन है तो हमने दरभंगा लिख दिया, सिटी का नाम लिख दिया। यदि आपको सिटी दिल्ली जैसे एरिया में तो केवल आप दिल्ली ही लिखेंगे, तो इसमें और जरूरत नहीं। आगे हम चलें, इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया नहीं है, इंडिया में ही है, नो। तो अगेन यहाँ स्टेट पूछेगा आपसे कौन से स्टेट के अंदर है, तो ये कम से आता अंदर बिहार, तो बिहार का है। बिहार के बाद अगेन आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, तो डिस्ट्रिक्ट भी आपको पता रहना चाहिए, तो ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, दरभंगा, तो सुपौल हमने ले लिया। अब सिटीज़ ऑफ इंडिया, क्योंकि वो पैदाइश यहीं की थी, इंडिया की पैदाइश थी, तो हम इसको करेंगे कि सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। पैन नंबर इसने यहाँ पे बोला है, इफ़ अवेलेबल, यहाँ भर सकते हैं, आपकी इच्छा है, क्योंकि मेरे पास उसने पैन कार्ड दिया हुआ है तो मैं पैन कार्ड बिल्कुल भर सकता हूँ। तो इसमें पैन कार्ड नंबर उनका हम भरते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे हम वेबसाइट्स के ऊपर आ रहे हैं तो हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं अभी क्लियरली नहीं देना चाहता, तो हम पैन नंबर को अवॉइड करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में सेल्फ एम्प्लॉयड है या प्राइवेट काम कर रहे हैं, तो इसका काम अपना कुछ भी नहीं है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड में हम इसको लिख दिया। इज़ आइदर ऑफ योर पेरेंट, एक एक कॉलम को आपने छोड़ना नहीं है, नहीं तो आपको सेव नहीं करेगा। इज़ आइदर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर, यानी बच्चा है उसकी केस में, या स्पाउस या वाइफ, जो गवर्नमेंट सर्विस के अंदर यदि उस बच्चे का पिता या वाइफ का हस्बैंड है तब हमने इसको यस करना है, अदरवाइज आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अब आप देख लें इसमें से किस तरीके से आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को भरना है, बट एक कॉलम मस्ट है 10th, क्योंकि उसमें पासपोर्ट में नहीं लिखा जाता, बट फॉर द क्राइटेरिया ऑफ ECR और नॉन ECR कैटेगरी के लिए इस कॉलम को हम जरूर भरते हैं। तो इसके बाद आता है विजिबल डिस्टिंग्विश मार्क और आधार नंबर यदि अवेलेबल है तो वैलिडेट कर सकते हैं। उसके बाद हम आधार नंबर इनका अवेलेबल है तो मैं अब आधार नंबर डाल देता हूँ 6161656, उसके बाद 7851, उसके बाद एग्री किया यानी वैलिडेट किया, और हम वैलिडेट करके पूछ सकते हैं जिससे कि इन्फॉर्मेशंस हो जाती है कि आधार से वेरीफाइड है या नहीं है, तो उसको भी हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ नहीं, यहाँ तक आप देखें कि आपका सारा कुछ डाटा सेव हो चुका है। अब पिताजी के इसके ऊपर नाम आ रहा है, तो पिता का नाम इनका जो लिखा जा रहा है, तो पिता का नाम हम लिखते हैं, फर्स्ट नेम लिखते हैं, तो पिता का नाम है SHIV शिव, देन इसको भरें। उसके बाद मदर्स का नाम पूछ रहे हैं तो मदर का नाम भी भर दिया। फिर लीगल गार्जियन, उस केस में होता है जब बच्चे की कस्टडी किसी के हाथ में है, ये बच्चा अप्लाई कर रहा है, वो कहीं दूसरी जगह ऐसी जगह जा रहा है जैसे अनाथ आश्रम में या उस जगह पे है, कस्टडी है, तो उस जगह में इसका तो है, अदरवाइज लीगल गार्जियन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सेव करें, आगे चले जाएं। अब यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है, इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, तो हमने तो पहले से ही डिफ़ॉल्ट हो गया, नहीं नो, तो हम नो करके आगे बढ़ सकते हैं। अब इसमें हाउस नंबर नहीं, क्योंकि वो गाँव की तरफ रहता है, तो हाउस नंबर हम उनका जो नंबर है हाउस नंबर 3, जो हाउस नंबर वो डाल सकते हैं, नहीं तो सिंपल भी हम इसको आगे किसी गांव के अंदर है तो किसी के अंदर गांव के अंदर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो केयर ऑफ भी डाल सकते हैं, केयर ऑफ किसके नाम है, जैसे गांव के अंदर है तो हमेशा थोड़ा केयर ऑफ डाल दें, जिससे कि आसान रहता है एड्रेस और उसको पता करने के लिए किस जगह उनका, जैसे कि गांव का प्रधान है, पंचायत है, ये है, जिससे आप केयर ऑफ डाल सकते हैं, जिससे कि ढूंढने में कई बार गांव बड़ा होता है, वैसे तो गाँवों के अंदर कोई ज़रूरी नहीं है, अदरवाइज़ आप केयर ऑफ डाल के भी आगे बढ़ सकते हैं। तो विलेज है तो हम इसको लिख देते हैं कि विलेज निठारी, NITHARI, उसके बाद सेक्टर 31, तो ये एड्रेस हो गया। उसके बाद ये सिटी मांग रहा है तो वो भी सिटी भी हमने यहाँ डाल दिया, यानी कई चीज़ आप यहाँ से डाल के इसकी भी अपनी एक लिमिटेशंस होती है। तो मैं मान के चलता हूँ कि मैंने इसको यहाँ से कट किया और कट करके मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब इसकी जिससे मेरे सारे कॉलम भरे गए और मैं यहाँ पे इसको आके इस तरीके से भी कर सकते हैं। पिन कोड मेरे को जरूर पता नहीं चाहिए, पिन कोड के बारे में भी आपने कभी भी कोताही ना बरतें, पिन कोड और पुलिस स्टेशन जरूर याद रखें। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट किया, उत्तर प्रदेश, क्योंकि कुछ चीज़ें अपने आप ले लेगा। डिस्ट्रिक्ट क्योंकि वो गौतम बुद्ध नगर में आता है। पुलिस स्टेशन ज़रूर याद रखें, पुलिस स्टेशन नहीं है तो एप्लीकेशन भरने से पहले हम ज़रूर इसको देख लें कि मेरा पुलिस स्टेशन क्या होता है। पुलिस स्टेशन सेक्टर 20 पड़ता है। मोबाइल नंबर
भी हम डाल सकते हैं। तो मोबाइल नंबर बिल्कुल डालें। तो मोबाइल नंबर भी एक मस्ट है, ज़रूर डालें उसके अंदर। ईमेल आईडी हमने पहले से ही डाल दी थी। तो ये मैं एक रियल एप्लीकेशन है जो आपको दिखा रहा हूँ कि रियल एप्लीकेशन, इसमें कोई भी कोशिश की गई जिससे आपको हर चीज़ एक क्लियरली है। तो क्योंकि यही इनका अपना परमानेंट एड्रेस है, तो ये हमने परमानेंट एड्रेस क्लियर किया। इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज है, हमने बोल दिया यस यही मेरा परमानेंट एड्रेस है, सेव एंड नेक्स्ट करके हम आगे बढ़ सकते हैं। प्लीज़ यहाँ पे एक पॉपअप दिया है, प्लीज़ नोट दैट यू विल नॉट बी एबल टू चेंज द आरपीओ। तो यह ध्यान रखें, क्योंकि यदि हम पासपोर्ट सेवा केंद्र गाजियाबाद में अप्लाई कर रहे हैं तो गाजियाबाद में रहेंगे, यहाँ नहीं कि इसके बाद हम दिल्ली चले जाएं वहाँ एप्लीकेशन सबमिट कर दें, नहीं। तो आपसे इसलिए इनिशियली हमें ध्यान रखना है कि किस जगह हमने अप्लाई करना है। अब ये एक हमारे से अल्टरनेट एड्रेस पूछता है कि किसका आप देना चाहते हैं। इन केस इमरजेंसी में कांटेक्ट करना होता है तो हम किसको कांटेक्ट करें। तो हमने लिख दिया कि लक्ष्मी देवी, उनके जो अपना भी जो भी एड्रेस देते हैं, लक्ष्मी देवी विलेज निठारी, और उसके बाद क्योंकि ये बैकग्राउंड में रहता है, पासपोर्ट साइट पासपोर्ट के लिए इन्फॉर्मेशंस के लिए रहता है, तो इसको भी आप ज़रूर भरें और पूरी इसमें इंफॉर्मेशन करेक्टली हो। तो इसका भी हमने ध्यान रखना है कि कोई भी इसके अंदर पासपोर्ट भरते समय एक चीज़ ध्यान रखें, कहीं पे भी आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि एक बार जो इन्फॉर्मेशन सेव हो गई और फाइनली जब आपने सेव कर दिया तो उसके बाद आप अल्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखना कि आपने कोई, इसका भी एक मोबाइल नंबर आप हम दे सकते हैं जिस हिसाब से एप्लीकेंट देता है, तो यह आप खुद भरते हैं तो अपना जरूर कि ईमेल और आईडी ऑप्शनल है, आप भरना चाहें ठीक है, टेलीफोन नंबर देना चाहिए ये भी ऑप्शनल है, यानी एक मोबाइल नंबर आप दे के आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ तक हम पहुँच गए, ऊपर भी आप देखें जो जो चीज़ें वो टिक होती जा रही हैं। पासपोर्ट टाइप हो गया टिक, एप्लीकेंट वो भी टिक, फैमिली एड्रेस वो भी टिक, एड्रेस डिटेल्स टिक्ड, यानी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपकी सेव्ड है, उसके अंदर डाटा आप यहाँ से आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्विट कर सकते हैं, वापसी लॉगिन करेंगे तो आप फिर इसी जगह से ही स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसके बाद वापसी यहीं से भरना ज़रूरी है, कहीं इन्फॉर्मेशन आपसे चूक रही है तो आप रोक दें, उस एप्लीकेशन को तभी भरें जब आपको पता है कि मेरी सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर हेल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, यानी जो यहाँ लिखा भी जाता है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट किसको इशू होता है, जो तिब्बतन्स या जो स्टेटलेस पीपल्स होते हैं, तो हमने नो किया। डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट, यानी ऑफिशियल्स होते हैं, आपने कभी कोई पासपोर्ट किया है तो डिटेल्स नॉट अवेलेबल, क्योंकि हमने इसने एप्लीकेंट ने हेल्ड नहीं किया। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसको इतना जल्दी ना करें, 10 बार सोच लें कि क्या मैंने कभी, याद कर लें, परिवार से पूछ लें कि कभी हमने हमारे पासपोर्ट अप्लाई हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि उसके बाद यदि कोई पेनल्टी यानी हाइडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन देना, पासपोर्ट इसको बहुत सीरियसली लेता है। तो इस चीज़ का बड़ा हमने ध्यान रखना है। तो हम इसने अपने एप्लीकेंट कहता है कि, या हम खुद कहते हैं कि हमने नहीं किया, तब इसको हमने आगे बढ़ना है, तब आगे इसको ध्यान रखें। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमारी इन्फॉर्मेशन अदर डिटेल्स है, प्रोवाइड द, इसको भी एक एक लाइन को सीरियसली पढ़ें कि प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स, कि आपके क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, नॉर्मली कोई केसेस हो जाते हैं उसके बारे में भी, क्योंकि इनका कोई केस नहीं है इसलिए इसको पहले से ही पूछ लिया गया है, तो इसलिए मैं नो करता जा रहा हूं। लेकिन आप एक एक लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे गलत पासपोर्ट ऑफिस को नहीं देंगे। पासपोर्ट एक बार आपने गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपने अपने आप के लिए प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। कोई पुलिस केस है तो बिल्कुल लिखें, सलाह लें, कॉल करके बात कर सकते हैं, पासपोर्ट के हेल्पलाइन से बात कर सकते हैं, तभी आप आगे बढ़ें। यह नो करने से पहले एक एक लाइन को ज़रूर पढ़ें, उसके बाद सेव करके हम नेक्स्ट आ सकते हैं। यहाँ देखें, यहाँ आपको एक प्रीव्यू दे रहा है कि क्या मेरा जो पासपोर्ट का प्रीव्यू है, यानी इस तरीके से सारी डिटेल्स पर प्रिंट होने जा रही हैं, तो मैं अपने नाम को चेक कर लूँ। पी फॉर दी
मीन्स परमानेंट के लिए IND यानी इंडियन का पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सरनेम के अंदर आप स्पेलिंग चेक करें एक एक चीज़ के लिए, तो देख लें यहाँ कहीं गलती से हमने मेल फीमेल भी हमसे गलती हो जाती है। डेट ऑफ बर्थ को चेक करें, प्लेस ऑफ बर्थ को चेक करें, फादर का नेम, मदर नेम, जो चीज़ प्रिंट होने जा रही है उसी को भी देख लें। जब आपको लगे 2 4 5 मिनट के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, तभी आप इसको एग्री करें। एग्री करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट में आ जाएं। अब यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ के लिए आप क्या प्रूफ करना देना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके पास क्या क्या प्रूफ हो सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है या सर्विस ड्राइविंग लाइसेंस है, इलेक्शन फोटो ID कार्ड है, परमानेंट अकाउंट नंबर है, यानी कईयों सी चीज़ें। तो इनके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी है, तो उसके बाद प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, इनके पास अपना आधार भी है, तो हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद एग्री करें और यहाँ पे अपना प्लेस लिखें कि जहाँ से आपने पासपोर्ट को अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद आप एप्लीकेशन को प्रीव्यू भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रीव्यू किया तो प्रीव्यू करने के बाद वो PDF में सेव हो जाएगी, आप अपने सेव करके भी रख सकते हैं, और उसके बाद नहीं तो यहाँ एप्लीकेशन को आप सेव कर सकते हैं। तो जैसे ही एप्लीकेशन को आप सेव करेंगे तो ये सारा कुछ जो है वो सेव हो गया, यानी यहाँ तक अब आप जा चुके हैं। इसके बाद हम आप सबमिट करते हैं। अब यहाँ पे कहा है कि योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ के बाद जितना भी डाटा आपने भरा है, इस भरने के बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अब हम यहाँ से हमने रुक जाएं, यदि हम देख लें कि कोई गलती हो गई है PDF में तो नई एप्लीकेशन क्रिएट कर दें। लेकिन क्योंकि इसके बाद आप यहाँ पे आप शेड्यूल करने जा रहे हैं पासपोर्ट की एप्लीकेशन की पेमेंट का, जब एक बार हम पेमेंट पे कर देते हैं तो याद रखें कि वो रिफंडेबल नहीं है, बिल्कुल भी रिफंडेबल नहीं है, किसी भी केस में रिफंडेबल नहीं है एज पर द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पासपोर्ट डिपार्टमेंट के हिसाब से फ़िलहाल कि जो चीज़ आपने पे यहाँ कर दी वो रिफंडेबल नहीं है। हाँ, आप अपॉइंटमेंट्स को जरूर रीशेड्यूल्स थोड़ा सा कर सकते हैं, तो हम पे करने जा रहे हैं। अब यहाँ अपने गाजियाबाद के ऊपर है, तो उसके बाद यहाँ आपने सेलेक्ट PS के, हमने यहाँ पे इसने बोला है कि डेट्स जो अवेलेबल हैं, ये आपको दिखा रहा है कि 27 अगस्त की है, तो हम 27 अगस्त की एक डेट ले लेते हैं। तो पास यहाँ पे देखें किस जगह लेना चाहते हैं। कई चीज़ें आपको यहाँ दिखाता है कि जैसे PS के गाजियाबाद, RPO गाजियाबाद, POPS के, यानी POP होता है आप सोचते हैं, यानी ये छोटा पासपोर्ट ऑफिस का एक कलेक्शन सेंटर होता है, तो आप उसको ध्यान रखें। लेकिन जो मेन जो हमारा है वो PS के होता है, पासपोर्ट सेवा केंद्र। PSK मीन्स पासपोर्ट सेवा केंद्र, और POP मतलब यानी पासपोर्ट जो पोस्ट ऑफिस, POP मतलब पोस्ट ऑफिस का सिलेक्शन है, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र। POP मतलब पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र। इसको चीज़ ध्यान रखें, गलती से कई लोग यहाँ सेलेक्ट कर जाते हैं तो फिर वो पोस्ट ऑफिस से अल्टीमेट ये सारे जो POP होता है, सारी एप्लीकेशंस वो PSK को ही फॉरवर्ड करता है, और PSK जो अल्टीमेटली वो एप्लीकेशन RPO को फॉरवर्ड करता है। तो हम PSK सेलेक्ट कर रहे हैं, PSK गाजियाबाद को, उसका एड्रेस हमें आ जाता है। बोला आर यू श्योर यू वांट टू टेक एन अपॉइंटमेंट फॉर दिस सिलेक्टेड लोकेशन, तो मैंने कहा यस। उसके बाद उसने बोला 27 तारीख को, तो मैंने कहा ठीक है 27 तारीख सूट्स, तो मेक पेमेंट हम करते हैं। जो मेक पेमेंट हम जिसको करते हैं, तो इसने अगेन हमें देखिए जो बात अगेन मेरे को रिमाइंड कराइए, पेमेंट वंस मेड फॉर अवेलेबल पासपोर्ट सर्विस विल नॉट बी रिफंडेड। आपको पैसा वापसी नहीं मिलेगा, सलाह कर लें, बैठ के देख लें। तो अब यहाँ कर रहे हैं, पे करने जा रहे हैं हम। पे करने गए तो यहाँ पे हम एक बार पे करके यहाँ पे अपने किसी भी माध्यम से जो है हम पे कर सकते हैं। तो ये रही पासपोर्ट। जब एक बार पेमेंट हो जाएगी तो पेमेंट करने के बाद वहाँ पे एक रिसिप्ट जनरेट होगी। उस रिसिप्ट जनरेट करने का जो प्रोसीजर है उसको आप प्रिंट आउट में रख लें, PDF में रख लें। मैं तो सलाह दूंगा कि आप उसका प्रिंट आउट ज़रूर अपने साथ कैरी करें, जिससे कि ईज़िली हो असेस दिखाने के लिए। तो ये तो रही हमारी बात कि पासपोर्ट के अंदर क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए। तो मैं इस स्क्रीन को तो मैं बंद करता हूँ, स्क्रीन इसलिए कि स्क्रीन बंद करने से कि अब मैं आपसे बात जो करना चाहता हूँ वो चीज़ें कुछ एक दो चीज़ें आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। वो ये चीज़ें हैं कि पासपोर्ट अप्लाई करते समय नॉर्मल कैटेगरी में जब अप्लाई करना है तो आपने आधार कार्ड ज़रूर अपना रखना है, अपडेटेड रखना है। पैन कार्ड अपना ज़रूर रखें। पासबुक ज़रूर हो जिसके ऊपर बैंक की फ़ोटो लगी हो, और भी ड्राइविंग लाइसेंस यदि रख सकते हैं। मोर द प्रूफ्स मोर द ऑथेंटिकेशन। जितने ज़्यादा प्रूफ
आप पासपोर्ट डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। और 10th की मार्कशीट जरूर रखें, क्योंकि उसमें मदर और फादर का नेम होता है, तो 10th के सर्टिफिकेट हमेशा अपने साथ रखें। कई कहते हैं कि हमारा तो पुराना है। हाँ, सीनियर सिटीजन 65-70 वालों को इसकी ज़रूरत नहीं है। और ECR के पर्पज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई जगह हमें फ्रीक्वेंट ट्रैवल करना होता है और कई कंट्री ECR नॉन ECR में लगते हैं। ECR मीन्स इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड एंड ECNR मीन्स इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, यानी दोज हु क्वालिफाई फॉर द 10th मैट्रिक सर्टिफिकेट लगा देते हैं, उनको पासपोर्ट हमेशा नॉन ECR यानी ECNR कैटेगरी में इशू किया जाता है। ट्रैवलिंग में कोई फ़र्क नहीं है, ECR में इशू हो जाए, जैसे कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो ECR में ही पासपोर्ट इशू होगा। तो ट्रैवल करने के लिए किसी को भी पासपोर्ट डिपार्टमेंट मना नहीं करता। बट एक बात याद रखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन पासपोर्ट ऑफिस के लिए बिल्कुल मत छुपाइए। जो चीज़ सही है सही बताइए, मिसगाइड ना होइए, किसी के बहकावे में ना आए, अपना काम अपने एप्लीकेशंस को प्रॉपरली भरें और अच्छे से भरें। कोई भी डाउट हो तो मेरी अपनी एक वेबसाइट्स है जो नीचे लिखी हुई है, उस वेबसाइट्स के ऊपर भी कंसल्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी उसमें दिया हुआ है, उसमें डॉक्यूमेंट्स की भी मैंने जानकारी दी हुई है। तो उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर अप्लाई करने से पहले एक बार डॉक्यूमेंट्स पढ़ लें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो निश्चय ही कॉल कर लें। कॉल करने के आपको कोई पैसे नहीं हैं, समझाने के भी हम आपसे कोई पैसे नहीं लेने जा रहे हैं। यू कैन आस्क कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगें, बट एक बार अप्लाई करने से पहले श्योर हो जाएं कि जो जो चीज़ें आप भरना चाह रहे हैं, जो जो चीज़ें आपने देखी हैं वो आप भर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो ज़रूर किसी की हेल्प लें। हेल्प तभी लें जब आपको बहुत ज़रूरी हो, ठीक है। क्योंकि कई बार लगता है कि मेरे को पूरी तरह से IT एक्सपर्ट नहीं हूँ या कंप्यूटर पे एक्सपर्ट नहीं है, तो ज़रूर सलाह लें, ज़रूर किसी की मदद लें। बट जब भी एप्लीकेशन भरें प्रॉपरली भरें, और खुद भर सकते हैं अच्छी बात है, नहीं तो एक अच्छे ही किसी सलाह से, कंसल्टेंसी से ज़रूर इसको अप्लाई कराएं, ठीक है। थैंक यू, खुश रहें, आप एंजॉय करें। तो मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें।